जिब्रेलिन्स। देखो जिब्रेलिन्स का जहां नाम आए वहां ये तुम समझ लेना, ये इलोंगेशन करता है, ये किसी भी चीज को लंबा करने में मदद करता है। जिब्रेलिन का बेसिक काम है किसी भी चीज को इलोंगेट करना। ये इंटरनोड को लंबा कर देता है, एप्पल है सेब उसको लंबा कर देता है, जो अंगूर की डालें हैं उनको लंबा कर देता है। तो बेसिकली इसका काम लंबाई बढ़ाना है, चाहे वो तने की लंबाई हो या इंटरनोड की लंबाई हो या फलों की लंबाई हो, लंबाई बढ़ाने का मेन काम करता है ये दिमाग में रखना भी। चलो, मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट्स। 100 से ज्यादा तरह के जिब्रेलिन्स खोज लिए गए हैं। ये फंजाई में भी है, अरे पहला वाला तो फंजाई में ही ढूंढा गया, जिब्रेला में। किसमें? उस फंजाई का नाम क्या था? जिब्रेला। चावल के पौधे में कौन सी बीमारी करता था? फूलिश सीडलिंग डिजीज, बैकैनी डिजीज। बैकैनी या फूलिश सीडलिंग डिजीज एक फंगस करता था जिब्रेला, उसी के अंदर यह हार्मोन पाया जाता है, उसके अंदर से निकाला गया था। जिब्रेलिन्स हायर प्लांट्स में भी है। हायर प्लांट्स का मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी मिलता है। तो जिब्रेलिन्स 100 से ज्यादा तरह के ढूंढ लिए गए हैं जो फंजाई और हायर प्लांट से निकाले गए हैं। इनके नाम कैसे रखे गए? जिब्रेलिन्स को हम लोग कहते हैं जिब्रेलिक एसिड, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA100। नाम इनके कुछ इस तरीके से रख दिए गए। शुरुआत में ये खोजे गए GA1, GA2, GA3, ये शुरुआत के। सबसे पहले कौन से जिब्रेलिन्स खोजे गए हैं? शुरुआत वाले GA1, GA2, GA3, GA4, ये सब शुरू के हैं। GA3 was one of the first discovered जिब्रेलिन। ये शुरुआत में खोजे गए जिब्रेलिन में से एक है। was one of the first discovered जिब्रेलिन, शुरू में खोजे गए जिब्रेलिन में से एक है जिब्रेलिन 3, GA3। इट इज मोस्ट स्टडीड जिब्रेलिन, सबसे ज्यादा इसी को ही पढ़ा गया है। बहुत सारे जिब्रेलिन्स खोजे गए, लेकिन शुरू में एक जिब्रेलिन खोजा गया GA3, सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसी का ही अध्ययन किया। मोस्ट स्टडीड जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन्स को हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। तो सभी एसिडिक है, ऑक्सिन भी एसिडिक है, ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड है, वो भी एसिडिक होते हैं। जिब्रेलिन जिब्रेलिक एसिड होते हैं, ये भी एसिडिक है। जिब्रेलिन्स के फंक्शन देखते हैं। मेन काम हमने तुम्हें क्या बताया? लंबाई बढ़ाना। ये लंबाई बढ़ाता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ ग्रेप। एक्सिस कहते हैं स्टेम। ये अंगूर के तनों की लंबाई बढ़ा देता। जिब्रेलिन्स अंगूर के तनों की लंबाई बढ़ाता है। अरे अंगूर की बेल देखी होगी तुमने, बेल बहुत लंबी लंबी होती है। तो जितने ज्यादा लंबी बेल होगी उतने ज्यादा अंगूर पैदा होंगे। तो ये अंगूर के तनों की लंबाई बढ़ा देता है जिब्रेलिन्स। आगे देखते हैं। कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट। एप्पल को लंबा कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा एप्पल लोग ज्यादा पसंद करते हैं। गोल एप्पल ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। सेब कैसा पसंद करते हैं? थोड़ा सा हल्का सा लंबा। तो जिब्रेलिन की वजह से एप्पल इलोंगेट हो जाता है, हल्का सा लंबा हो जाता है, एंड इंप्रूव्स इट्स शेप, उसका शेप अच्छा हो जाता है। एप्पल थोड़ा सा लंबा हो गया, उसका शेप थोड़ा सा अच्छा हो गया। जिब्रेलिन की वजह से सेनेसेंस, बुढ़ापा देर से आता है, पौधा देर से सूखता है। बुढ़ापा देर से आता, पौधा देर से सूखता। बुढ़ापा आना या पौधे का सूख जाना, ये सेनेसेंस है। क्या ये सेनेसेंस है? जिब्रेलिन की वजह से बुढ़ापा देर से आता है। सेनेसेंस डिले करता साइटोकाइनिन भी है, क्योंकि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नई कोशिकाएं बनती रहेंगी तो बुढ़ापा देर से आएगा। तो डिले इन सेनेसेंस में साइटोकाइनिन का भी रोल होता है। तो इसका रोल बेसिकली यहां पर एनसीईआरटी ने दिया है, ये बुढ़ापे को यानी मैच्योरिटी पीरियड को देर से लाता है। फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर टाइम। फलों को ज्यादा समय तक पेड़ों पर छोड़ा जा सकता है। तुमने फलों को छोड़ दिया, पेड़ों पर लगा दिया, जिब्रेलिन छिड़क दिया। अब फल बहुत आराम से तुम, जब तक के कोई बढ़िया कस्टमर नहीं मिल रहा है, खरीदार, फलों को तुम काफी लंबे समय तक छोड़ सकते हो। फल देर से खराब होंगे। जिब्रेलिन के छिड़काव करने से फल देर से खराब होते हैं, फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जब बेहतर खरीदार मिलेगा
तो तुम अपना फल बेच लो। तो पेड़ों के ऊपर जिब्रेलिन को छिड़क देने से फल ज्यादा समय तक ताजे बने रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग कहते हैं फर्मेंटेशन। जिब्रालिन्स फर्मेंटेशन को बढ़ा देते हैं, फर्मेंटेशन की गति को बढ़ा देते हैं। देखो ईस्ट क्या करता है, ईस्ट लेता है माल्ट शुगर। जौ होता है ना, जौ होता है ना, जौ सोडियम वल्गेर, जौ के अंदर जो शुगर होती है वो माल्ट शुगर होती है। उसी से बियर और वाइन बनती है, बियर और वाइन। जौ किससे बनती है, जौ को कहते हैं माल्ट शुगर, उसके अंदर माल्ट शुगर है, माल्ट शुगर होती है। तो ये मान लो, ये माल्टोस के अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं। माल्टोस के अंदर क्या होते हैं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, ये ग्लूकोज है। ईस्ट करता क्या है, इस ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है और बनाता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये करता है। इस फर्मेंटेशन में लगता है बहुत समय। ये जो अल्कोहल बनती है, कहते हैं अच्छी शराब बनने में बहुत समय लगता है, 100 साल लग जाते हैं। अब 100 साल में शराब तैयार हुई, तो तुमने क्या किया, जिब्रेलिक एसिड 3 जिब्रालिन्स का इस्तेमाल किया। तो इस फर्मेंटेशन या माल्टिंग को, इसको फर्मेंटेशन या माल्टिंग कहते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा देगा। शराब जल्दी मैच्योर हो जाती है, अच्छी शराब जल्दी तैयार हो जाती है। जिसको 100 साल लगने, पता लगा 2 साल में तैयार हो गई। जितनी पुरानी शराब होती है उतनी महंगी मिलती है, बहुत महंगी महंगी शराबें आती हैं। एक शराब की कीमत मर्सिडीज गाड़ी से भी ज्यादा हो सकती है, बोतल की कीमत, और उससे भी ज्यादा है। मैंने नेट पे एक दिन देखा था। तो ये जिब्रालिन्स क्या करते हैं, इस फर्मेंटेशन या माल्टिंग को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, ये तेज कर देता है। ये फर्मेंटेशन या माल्टिंग बढ़ जाती है, शराब जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो जिब्रालिक एसिड 3 इज यूज्ड टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग कहते हैं शराब बनाने वाला उद्योग, शराब उद्योग को कहते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री को बोलते हैं ब्रीविंग। तो ब्रीविंग इंडस्ट्री में जिब्रालिन्स का इस्तेमाल होता है। जिब्रालिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, स्पीड अप, यानी इस फर्मेंटेशन की रफ्तार, इस फर्मेंटेशन को माल्टिंग कहते हैं। इस माल्ट शुगर को अल्कोहल में बहुत जल्दी बदल देगा और शराब बेहतर जल्दी तैयार हो जाती है। यह वाला सवाल आया था 2024 में। अब गन्ना है, गन्ना तो तुमने देखा हो, गन्ने में तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ते हैं नोड्स और इंटर नोड्स। जिब्रालिन इंटर नोड को लंबा करता है, ये इंटर नोड है। जिब्रालिन से इन इंटर नोड को लंबा करता है। लंबा करना काम ही पहले हमने बताया, इलोंगेट करता हर चीज को। तो अगर गन्ने की फसल के ऊपर तुम जिब्रालिन का छिड़काव कर दोगे तो गन्ने के तनों के इंटरनोड लंबे हो जाएंगे। गन्ने की फसल पर जिब्रालिन का छिड़काव करने से इंटरनोड लंबे होंगे तो गन्ना लंबा हो जाएगा। गन्ना लंबा हो जाने से पैदावार प्रति एकड़ 20 टन बढ़ जाती है। 20 टन प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। तो साइंटिफिक तरीके से अगर खेती करोगे तो गन्ने की पैदावार बढ़ा ले जाओगे जिब्रालिन का इस्तेमाल करके। जिब्रालिन किसको लंबा करता है, इंटरनोड को। इंटरनोड के लंबा होने से गन्ना भी लंबा हो जाएगा। प्रति एकड़ पैदावार कितनी बढ़ जाएगी, 20 टन्स। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रालिन। शुगर केन, गन्ने की फसल के ऊपर जिब्रालिन का छिड़काव कर देंगे। द लेंथ इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम। इंटरनोड और स्टेम लंबे हो जाते हैं, यानी गन्ना लंबा हो जाएगा। दस इंक्रीजिंग द यील्ड कहते हैं पैदावार कितनी बढ़ जाएगी, बाई एज मच एज 20 टन पर एकड़। प्रति एकड़ 20 टन पैदावार बढ़ जाएगी। ये 2020-24 दोनों में आया। तो अभी देखो 5 फंक्शन याद करो जिब्रालिन के। क्या याद किए जिब्रालिन के 5 फंक्शन में? पहले ये अंगूर के तनों की लंबाई बढ़ा देता है। दूसरा, सेब की लंबाई बढ़ा के उसके शेप को इंप्रूव करता है। एप्पल की लंबाई को बढ़ा के उसके आकार को बेहतर बना देता है।
ये बुढ़ापा देर से लाता है, मेच्योरिटी। फलों को काफी लंबे समय तक पेड़ों पर छोड़ा जा सकता है, वो ताजे बने रहते हैं। जिब्रेलिन्स की वजह से माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा, यानी फर्मेंटेशन की रफ्तार बढ़ा देगा, शराब जल्दी तैयार होगी। गन्ने की फसल के ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव करने से प्रति एकड़ 20 टन पैदावार बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि जिब्रेलिन इंटरनोड और स्टेम को लंबा करता है। नेक्स्ट आओ, स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड। कोनिफर क्या होते हैं? पाइनस, इस तरह के पौधे कहलाते हैं कोनिफर्स। कौन जैसे पौधे, इनको कोनिफर्स कहते हैं। कोनिफर्स में आता पाइनस, एक पाइनस की स्पीशीज है, पाइनस जिरार्डियाना, इसको चिलगोजा कहते हैं। पाइनस जिरार्डियाना क्या है? चिलगोजा। चिलगोजे का बीज हम लोग भून करके खाते हैं। चिलगोजे का बीज मिलता है मेवे की दुकानों पर, जहां काजू वाजू मिलता है वहां मिलता है चिलगोजा। चिलगोजा किसका बीज है? पाइनस जिरार्डियाना का, जो एक जिम्नोस्पर्म है। एक कोनिफर है, कोन जैसा पौधा है। पाइनस एक कोनिफर है, कोन जैसा पौधा है। इसके बीज चिलगोजा कहलाते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। 7,000 रुपए किलो है ये। कोई भी मेवा इतना महंगा नहीं है अभी। 7,000 रुपए। सबसे महंगा तो सैफरन है। सैफरन मतलब जाफरान, केसर। लेकिन मेवे में सबसे महंगा चिलगोजा ही है। लेकिन चिलगोजा क्या करे? तुमने पाइनस का पेड़ लगाया, पहाड़ों पे लगाया, बहुत स्लो ग्रो करता है। जिम्नोस्पर्म बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। पता लगा तुमने पौधा लगाया, तुम्हारे बच्चे के बच्चे पाइनस का बीज खाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। समय नहीं लगाना है। पाइनस पे क्या छिड़क दो? इस नन्हे कोनिफर के ऊपर क्या छिड़क दो? स्प्रे कर दो इस नन्हे से कोनिफर के ऊपर जिब्रेलिक एसिड। हैसेंस मैच्योरिटी पीरियड, पौधा जल्दी मैच्योर हो जाएगा। पौधा जल्दी मैच्योर हो जाएगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा और बीज बना देगा। बीज जल्दी हो जाएंगे, लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। जल्दी सीड तैयार हो जाएगा। तो तुम पाइनस का पौधा लगाओ, अगर तुम्हें ही चिलगोजा खाना है तो उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव करो नन्हे पाइनस के ऊपर। जुवेनाइल कोनिफर यानी नन्हे पाइनस के ऊपर, जो कि कोनिफर है, उसके ऊपर तुमने जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया। हैसेंस मैच्योरिटी पीरियड, ये मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाएगा। वो पौधा जल्दी वयस्क हो जाएगा। जल्दी वयस्क हो जाने से जल्दी बीज तैयार हो जाएंगे, अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। और बीज ही तो तुम्हें खाना था, तो तुम्हें बीज नसीब हो जाएगा। वरना जिब्रेलिन अगर ना छिड़कते नन्हे पाइनस के ऊपर तो पता लगा तुम्हारे बच्चों के बच्चे उनको नसीब होता। अखरोट का पेड़ लगाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा अखरोट। आने वाली जनरेशन खाएंगे अखरोट, वो भी बहुत स्लो ग्रोएंगे। मैं तो कश्मीर में सब देख करके आया इस बार, सब बहुत जबरदस्त है। आने का मन नहीं करता वहां से, बहुत खूबसूरत है। कश्मीर जरूर जाना, बहुत खूबसूरत। मैं सब जगह गया हूं लेकिन कश्मीर सबसे खूबसूरत लगा। वहां पर हिमाचल व नैनीताल, ये सब इसका 3 गुना ज्यादा खूबसूरती है, ये ऐसा समझ लो। है वो भी खूबसूरत, हिमाचल भी अच्छा है, लेकिन हिमाचल में खूबसूरती वाली जगह हो सकती 5 हो, वहां पे 50 है वैसी जगह है। वहां के गांव ही इतने खूबसूरत हैं कश्मीर के। मैं तो गांव में गया, अंदर गांव इतने खूबसूरत हैं कि तुम सोच नहीं सकते। फिल्मों वाला सीन लगता है। सारी भेड़ें आ रही हैं, जा रही हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, चोटियों पर बर्फ जमी है, सन्नाटा, ज्यादा भीड़ नहीं है, इतना सुकून है, कुछ नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा, कोई डिस्टर्ब में, आराम से जिंदगी कर, बढ़िया। तो ये सारी चीजें, तो कोनिफर वहां बहुत दिखे थे मुझे, पाइनस बहुत दिखे थे, लेकिन जिरार्डियाना नहीं दिखा। चिलगोजे का पेड़ मैं देख नहीं पाया। पाइनस की अलग अलग स्पीशीज देखी मैंने। पाइनस रॉक्स बर्गाई देखा, पाइनस लॉन्गीफोलिया देखा, पाइनस वालिशियाना देखा, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस देखा। पाइनस की बहुत सारी स्पीशीज है, लेकिन जिरार्डियाना नहीं देखने को मिला। ना मैं पूछ पाया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, ना पूछता। मैं तो यहीं से ड्राइवर कर लिया, कश्मीरी था, यहीं से तय कर लिया था। और वो बढ़िया था, उसने पूरे कश्मीर को पूरा घुमाया, पूरा कश्मीर, जबरदस्त। खैर, तो ये गन्ने के पौधों पर क्या छिड़कोगे? जिब्रेलिन छिड़क दोगे, उसके तनों और इंटरनोड की लंबाई बढ़ने से फसल कितनी बढ़ गई? 20 टन प्रति एकड़ बढ़ गई। अब नन्हे से कोनिफर के ऊपर, नन्हा सा कोनिफर है, इसका बीज चिलगोजा है मान लो, तो चिलगोजा तुम्हें खाना है तो जल्दी मैच्योर करना है पूरा पौधे को, तो क्या छिड़कोगे?
नन्हे कोनिफर के ऊपर जिब्रेलिन से छिड़क दोगे, ये पौधा जल्दी मैच्योर होकर बीज बना देगा, और बीज ही तो तुम्हें चाहिए था, मिल जाएगा। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग, ये आएगा। बोल्टिंग कहते हैं इंटरनोडल इलॉन्गेशन, इंटरनोड को लंबा करने को कहते हैं बोल्टिंग। तो जिब्रेलिन इंटरनोड को लंबा करता है। हम लोग ऐसा देखेंगे, बीट चुकंदर, चुकंदर के पौधों में ऐसा देखा जा सकता है। कैबेज में हम तो बता दो, कैबेज जानते हो, पत्ता गोभी। तुम एक काम करना, तुम पत्ता गोभी लो। पत्ता गोभी की सबसे बड़ी फ्लावर, सबसे बड़ी बड होती है, सबसे बड़ी एपिकल बड है। उसके अंदर एपिकल बड है, लेकिन पत्तियां चारों तरफ से घेरे हैं। जो पत्ता गोभी खाते हैं उसके अंदर है एपिकल बड, चारों तरफ से कौन घेरे हैं उसको? लीव्स घेरे में। चूंकि इंटरनोड इतने छोटे हैं कि सारी पत्तियां लग रहा है एक ही जगह से निकल रही हैं, तो वो पत्ता गोभी बन गया। तो पत्ता गोभी रखना और उस पर जिब्रेलिन डाल देना, तो सारी पत्तियां दूर दूर भाग जाएंगी, सारी पत्तियां दूर दूर भाग जाती हैं, इंटरनोड लंबे हो जाते हैं। तो पत्ते गोभी पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, जिब्रेलिन को छिड़क करके। तो जिब्रेलिन प्रमोट करती है बोल्टिंग, बोल्टिंग कहते हैं इंटरनोड को लंबा करती है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन। ऐसा किसमें करके देखा जा सकता है? बीट यानी चुकंदर, चुकंदर के पौधे के इंटरनोड लंबे कर देती है। कैबेज में पत्ता गोभी के पत्तियां बहुत करीब करीब हैं, क्योंकि इंटरनोड करीब छोटे हैं, नोड करीब करीब हैं। अगर पत्ता गोभी पर जिब्रेलिन छिड़क दोगे, इंटरनोड लंबे हो जाएंगे, जो पत्तियां पास पास थी वो दूर दूर भाग जाएंगी। एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें इस तरह की पत्तियां होती हैं। तुमने देखा होगा जमीन पर चिपकी इस तरह की पत्तियां, बहुत सारे पौधे देखा होगा जिनकी पत्तियां जमीन पर ऐसे चिपकी हैं, जमीन पे चिपकी रहती नहीं पत्तियां, तुम्हें देखे हुए, उसको बोलते हैं रोजेट हैबिट। क्या है वो? जैसे तुम्हें गाजर के देख लो पत्तियां, गाजर जैसा पार्थेनियम में होती हैं, पार्थेनियम की पत्तियां होती है, रोजेट को नीचे की पत्तियां। कुछ पौधों की पत्तियां तुम देखते होगे अक्सर जमीन पे ऐसे चिपकी हुई हैं, वो रोजेट हैबिट है। तुम इसमें क्या काम करो, इस पे छिड़क दो जिब्रेलिन। क्या छिड़क दो? जिब्रेलिक एसिड। तो ये पत्तियां दूर दूर भाग जाएंगी। ये पत्तियां कहां भाग गई? इंटरनोड लंबे हो गए, पत्तियां कहां भाग गई? ये पत्तियां दूर दूर भाग गई। ये पत्ती अलग नोड से निकली, अलग नोड से निकली, इस तरह की कई एक पत्तियां अगर हैं तो ये पत्तियां दूर दूर भाग जाती हैं। इंटरनोड लंबे हो जाते हैं, पत्तियां दूर दूर भाग जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं रोजेट हैबिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोजेट हैबिट। जमीन पे पत्तियां ऐसे चिपकी हुई हैं क्योंकि इंटरनोड छोटे और नोड करीब करीब आ गए, ऐसा लग रहा है कि सारी पत्तियां एक ही जगह से निकल रही हैं। जब जिब्रेलिन डाला गया तो इंटरनोड लंबे हो गए, इस हैबिट को बोलते हैं वाइन हैबिट। तो जिब्रेलिन के छिड़कने से इंटरनोड लंबे हो जाते, रोजेट हैबिट वाइन हैबिट में बदल जाती है। ये वाइन अलग है, शराब वाला वाइन नहीं है ये, ठीक है। चलो जिब्रेलिन के सातों फंक्शन याद करो, जिब्रेलिन के सातों फंक्शन याद कर लो। ये अंगूर के तनों की लंबाई बढ़ाती है, पहला। एप्पल के लंबाई को बढ़ा के उसका शेप बेहतर बनाती है, उसका आकार। ये बुढ़ापे को, मैच्योरिटी को देर से लाती है। फल काफी लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं पेड़ के ऊपर। ये माल्टिंग या फर्मेंटेशन की स्पीड को बढ़ा के शराब जल्दी मैच्योर होती है। गन्ने के फसल पे जिब्रेलिन को छिड़कने से इंटरनोड और स्टेम लंबे हो जाते हैं और पैदावार प्रति एकड़ 20 टन बढ़ जाती है। नन्हे जुवेनाइल कोनिफर पे जिब्रेलिन के छिड़काव से पौधा जल्दी मैच्योर हो जाता है और जल्दी बीज बना देता है। जिब्रेलिन बोल्टिंग यानी इंटरनोड को लंबा करता है, बीट चुकंदर में, कैबेज, पत्ता गोभी में, और ऐसे पौधे जिनमें रोजेट हैबिट है। ये रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में कन्वर्ट कर सकता। जो इंटरनोड करीब करीब थे वो दूर दूर भाग जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। कर ले जाओगे? चलो, साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। साइटोकाइनेस को काइनेटिन के रूप में खोजा गया। अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, अ प्यूरिन। काइनेटिन एडेनिन यानी एक प्यूरिन का मॉडिफाइड फॉर्म है। काइनेटिन क्या थे? ये प्यूरिन थे, जैसे एडेनिन, एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म। एडेनिन एक प्यूरिन होता है। हैरिंग्स स्पर्म डीएनए। अब तुम कहोगे हैरिंग स्पर्म डीएनए, हैरिंग एक मछली का नाम है, उसके स्पर्म के डीएनए के अंदर। हैरिंग एक फिश है,
इस मछली के स्पर्म के डीएनए के अंदर साइटोकाइनिन ढूंढा गया और उसका नाम रखा गया काइनेटिन। ये काइनेटिन होता क्या है? ये एडेनिन एक प्यूरिन है। काइनेटिन का केमिकल नेचर क्या है? ये एडेनिन या प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं। इसमें किया क्या गया हम बताते हैं, छोटी सी कहानी है। इस मछली के डीएनए को ऑटोक्लेव किया गया, भट्टी में रखा गया, तो उसमें एक ऐसा प्यूरिन तैयार हो गया जो सेल डिवीजन में हेल्प करने लग गया। वो साइटोकाइनिन जैसा था। वो कैसा था? साइटोकाइनिन जैसा था, उसका नाम रखा काइनेटिन। अरे प्यूरिन तो हर जगह मिलेगा। प्यूरिन हमारे डीएनए में भी है, प्यूरिन इस मछली के डीएनए के अंदर भी है। डीएनए तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन से बना है। एडेनिन गुआनिन को प्यूरिन कहते हैं। तो इस मछली के अंदर जो प्यूरिन यानी एडेनिन था, जब इस मछली के डीएनए को ऑटोक्लेव किया गया तो इसमें साइटोकाइनिन जैसी प्रॉपर्टीज आ गई, सेल डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज आ गई। तो साइटोकाइनिन को हैरिंग्स स्पर्म डीएनए के अंदर ढूंढा गया, लेकिन ऑटोक्लेव, नॉर्मल डीएनए में ऐसा काम नहीं करता ये। जब उसको ऑटोक्लेव किया गया, भट्टी में अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर पर रखा गया, ऑटोक्लेव किया गया जब इस मछली के डीएनए को, तो उस डीएनए के अंदर जो एडेनिन था वो सेल डिवीजन में हेल्प करने लग गया। वो तो साइटोकाइनिन जैसा हो गया। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करते हैं, उसका नाम रखा इन्होंने काइनेटिन। लेकिन ये नेचुरल साइटोकाइनिन थोड़ी ना, तो मछली के अंदर से निकला है। साइटोकाइनिन जैसा था, ये साइटोकाइनिन जैसा था। साइटोकाइनिन नेचुरल नहीं था ये तो प्यूरिन के कन्वर्जन से बन गया। इस मछली के ऑटोक्लेव्ड डीएनए के प्यूरिन में बदलाव से ये आ गया। ये एडेनिन प्यूरिन साइटोकाइनिन जैसा काम करने लग गया। तो साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। इनको नाम रखा गया था पहले काइनेटिन, ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन और प्यूरिन। ये एडेनिन या प्यूरिन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। जब इस मछली के हैरिंग स्पर्म डीएनए, इस मछली के डीएनए को ऑटोक्लेव किया गया तो प्यूरिन में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, वो सेल डिवीजन में मदद करने लग गया, साइटोकाइनिन जैसा हो गया, उसका नाम रख दिया काइनेटिन। नाम रख दिया काइनेटिन। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। ये पौधों में नहीं होता, नेचुरली पौधों में ये पाया नहीं जाता काइनेटिन। नेचुरल साइटोकाइनिन तो जियाटिन्स है। जियाटिन्स का मतलब ये जियामेज में होते हैं। कॉर्न कहते हैं भुट्टे को, जियामेज कहते हैं भुट्टा, कॉर्न उसके बीजों में था और नारियल पानी के अंदर था। नारियल का जो दूध होता है या पानी, नारियल पानी के अंदर। तो नेचुरल साइटोकाइनिन तुम्हें कहां मिलते हैं? उन्हें जियाटिन बोला जाता है, आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नेल। मक्के के बीजों से निकाले गए हैं, भुट्टे के बीजों से और नारियल पानी से, उसमें नेचुरल होते हैं। साइटोकाइनिन जैसा एक प्यूरिन यानी एडेनिन कहां खोजा गया? इस मछली के स्पर्म के डीएनए में। जब इसको ऑटोक्लेव किया गया तब बना था, वो ऑटोक्लेव था। ये सब कोई बताएगा नहीं ना, किसी को मालूम है सब। ये बिल्कुल मैं 100% कंफर्म था। मेले सब घुमाना जाके, हम तो आकाश आकाश जानते हैं, क्या कितना कौन जानता है। कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ टीचर वहां पे अच्छे भी मिलेंगे, बहुत मेहनती भी होते हैं। वो किस्मत है मिल जाए, सारे बैच को मिलते नहीं। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। नेचुरल साइटोकाइनिन पौधे के उन जगह पे पाए जाते हैं जहां बहुत तेज सेल डिवीजन चलता है, क्योंकि साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। जैसे साइटोकाइनिन कहां मिलेंगे? रूट एपाइसिस, यहां पर तेजी से सेल डिवीजन होता है, जड़ों के सिरों पर। वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बहुत तेज सेल डिवीजन है। डेवलपिंग शूट बर्ड, जो नई नई शूट के ऊपर बर्ड्स बन रही हैं, वहां पर एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है, वहां पे साइटोकाइनिन मिलेगा। और यंग फ्रूट्स, अरे भैया छोटे छोटे यंग फ्रूट, वो इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनमें एक्टिव सेल डिवीजन चलता है। तो साइटोकाइनिन पौधे में कहां कहां मिलेगा? जहां पर चल रहा है एक्टिव सेल डिवीजन, जैसे रूट के एपाइसिस पे। यहीं पर इस रूट के एपाइसिस पे हमने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे, याद करना, जड़ों में कोई हार्मोन्स भी होते हैं, जड़ों के अंदर ही तो है साइटोकाइनिन। जड़ों में साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड दो मिलते हैं, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। तो हमने वहां पे लिखवाया भी मॉर्फोलॉजी में, रूट के फंक्शन में। रूट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं,
रूट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स होते हैं। चलो इतना देखते हैं। साइटोकाइनिन को काइनेटिन के रूप में खोजा गया। हेरिंग्स स्पर्म डीएनए, इसके ऑटोक्लेव्ड डीएनए के अंदर एक एडेनिन था यानी प्यूरिन, वो साइटोकाइनिन की तरह सेल डिवीजन करने लगा। साइटोकाइनिन जैसा पदार्थ था, उसका नाम रखा गया काइनेटिन। काइनेटिन नेचुरली पौधों में कभी नहीं मिलेगा। नेचुरल साइटोकाइनिन जियाटिन्स होते हैं, वो जियामेज यानी मक्के के बीजों में, कॉर्न कर्नल में, और नारियल पानी में, कोकोनट मिल्क में मिलते हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होंगे वहां पर जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन होता है, जैसे जड़ों के सिरों पर शूट बर्ड्स जो डेवलप कर रही हैं, कलिकाएं और यंग फ्रूट्स, इनमें खूब सारे मिलते हैं साइटोकाइनिन। फंक्शन देखो, साइटोकाइनिन को जब भी आए तो ध्यान रखना इसका मेन काम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऑक्सिन भी करता है, वहां पे सिनर्जिस्टिक है, दोनों मिलते जुलते काम है। चलो फंक्शन साइटोकाइनिन का देखते हैं। हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नई नई पत्तियों को निकालने में मदद करता है। पौधे में नई पत्तियां निकलती, कौन हेल्प कर रहा है? साइटोकाइनिन्स। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में बनाने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। लेटरल शूट ग्रोथ, तने को चौड़ाई में बढ़ाता है, जैसे इन्होंने पूछा था हमसे। अरे भैया, जो वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम है, ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, यहां पे एक्टिव सेल डिवीजन चलता है। ये अंदर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। तने चौड़े होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो कैम्बियम की सेल्स में एक्टिव सेल डिवीजन है, और जहां एक्टिव सेल डिवीजन है वो साइटोकाइनिन से, वह क्या है? साइटोकाइनिन से। तो साइटोकाइनिन लेटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑक्सिन लंबाई को प्रमोट करता है, प्राइमरी ग्रोथ। जाइलम डिफरेंशिएशन करता है, यानी जाइलम बनने के बाद उसमें वेसल्स बनाएगा, ट्रैकिड्स अलग बना रहा है, फाइबर अलग बना रहा है, पेरेन्काइमा, वो तो एक बात का काम हो गया। काम वहां पे करेगा थोड़ा बहुत। देखो, एक हार्मोन का एक ही जगह काम नहीं होता, बहुत जगह होता है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में तो इतने ही फंक्शन दिए, बहुत फंक्शन होते हैं। हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नई पत्तियां बनाने में साइटोकाइनिन सहायक है। क्लोरोप्लास्ट इन लीव, पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट को बनाने में मदद करता है। लेटरल शूट ग्रोथ, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए चौड़ाई में, सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की मदद से होती है, और कैम्बियम में जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, जो सेल डिवीजन है, वो साइटोकाइनिन की वजह से। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, अब एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन समझना। नॉर्मली शूट जो बनता है वो प्लूम्यूल से बनता है। नॉर्मली शूट किससे बनता है? प्लूम्यूल से, एम्ब्रियो के। लेकिन अगर तने प्लूम्यूल के अलावा कहीं और से बनने लग जाए, पौधे के किसी अन्य भाग से, तो उन्हें एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन कहते हैं। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन का मतलब प्लूम्यूल के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से तने बनने लग जाएं। जैसे कैलस में, टिश्यू कल्चर में क्या है? साइटोकाइनिन क्या बनाता है? रूट या शूट? ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन, और साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन। याद आ रहा? कल बताया मैंने। अरे ऑक्सिन टिश्यू कल्चर मीडियम में रूट बनाने का काम करता है, और साइटोकाइनिन शूट बनाने का काम करता है। तंबाकू के इंटरनोड का एक टुकड़ा डाला टिश्यू कल्चर में, ऑक्सिन डालने से रूट बनाई कैलस में। तंबाकू के इंटरनोड का एक टुकड़ा डाला टिश्यू कल्चर में, कैलस बन गया। ऑक्सिन डाला, रूट निकल आई। साइटोकाइनिन डाला, शूट। अरे भैया, तने से तने निकल रहा है। तंबाकू का एक तना डाला था, उसमें से ही तो शूट निकला। तो ये एडवेंटिशियस है। कैसा है? एडवेंटिशियस। प्लूम्यूल से थोड़ी ना बन रहा है। तो ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार लगा, मुझे लगता है ये आना चाहिए इस बार। साइटोकाइनिन नई पत्तियों को बनाने में, पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट को बनाने में, लेटरल शूट ग्रोथ, तने को चौड़ाई में बढ़ाने में, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ऐसे तने जो प्लूम्यूल के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से निकल रहे हैं या टिश्यू कल्चर के अंदर, ये शूट बनाने में मदद करता है। इनको एडवेंटिशियस शूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो शूट जो प्लूम्यूल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से निकलते हैं, वो एडवेंटिशियस होते हैं। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को दूर करता है। ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ
लेटरल और एक्सिलरी बड। ये लेटरल या एक्सिलरी बड को ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सिन एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है और साइटोकाइनिन लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जब एपिकल बड को हम काट देते हैं, ऑक्सिन खत्म हो गए, एपिकल डोमिनेंस समाप्त हो गई। अब जो लेटरल बड सो रही थी वो जाग जाती हैं, साइटोकाइनिन उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेटरल बड ग्रो करके ढेर सारी शाखाएं बना देती हैं, पौधा घना हो जाता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट, यह है इस बार, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। देखो, जड़ों ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके पत्तियों में आ गए, न्यूट्रिएंट तनों में आ गए, पत्तियों में आ गए, फूलों में आ गए, फलों में आ गए। जड़ों से एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं और वहां जाके रुक जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जाके कहां रुक गए? पौधे के विभिन्न भागों में। साइटोकाइनिन इन न्यूट्रिएंट्स को फिर से चलाना शुरू कर देता है, तो न्यूट्रिएंट फिर से चलने लगते हैं। न्यूट्रिएंट्स के फिर से चलने से क्या होता है? जो पत्ती जो है वो देर से बूढ़ी होती है, डिले इन लीफ सेनेसेंस, पत्ती देर से मुरझाती है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से चलने लगते हैं। साइटोकाइनिन्स की वजह से न्यूट्रिएंट रीमोबिलाइजेशन होता है। जो न्यूट्रिएंट्स आके रुक गए थे वो फिर से मूव करने लगते हैं और जो पत्ती है वो देर से मुरझाती है। तो डिले इन सेनेसेंस जिब्रेलिन में भी है और डिले इन सेनेसेंस यहां भी जिब्रेलिन में कहां पड़ा? जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले कहता है। फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट फॉर लॉन्गर, फ्रूट रिमेन फ्रेश, ताजा रहते हैं, लंबे समय तक छोड़े जा सकते हैं। सेनेसेंस को डिले करता है। जिब्रेलिन की वजह से भी बुढ़ापा देर से आता है और इसकी वजह से भी डिले होता है सेनेसेंस, क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करके नई नई कोशिकाएं बना रहा है, तो बुढ़ापा देर से आता है। तो ये करता क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो रुक गए थे वो फिर से चलने लगते हैं। तो जड़ों से न्यूट्रिएंट्स पत्ती तक आने लग गए फिर से, और पत्ती फिर देर से मुरझाती है, पत्ती फिर देर से मुरझाती है, विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। पत्तियां देर से मुरझाएंगी। इस साल आया था ये सवाल, सीधा सीधा ऐसे ही लिखा था। इन सवालों में टाइम नहीं लगाना, इसको जल्दी करना होता है, इसलिए याद कर, ये याद जरूर कर लेना सारे फंक्शन। याद करने वाला अभी एक बार याद कर लो और एक बार एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना अगर सफलता चाहते हो। साइटोकाइनिन्स इनिशिएट शूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर, ये तो हम बता ही चुके। टिश्यू कल्चर में शूट कौन बनाता है? साइटोकाइनिन, और रूट ऑक्सिन बनाता है, ये तुमने जाना। चलो, साइटोकाइनिन के एनसीईआरटी ने 3 ही फंक्शन दिए, तीनों पढ़ लो। साइटोकाइनिन्स नई लीव्स को बनाने में, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट को बनाने में, लेटरल शूट ग्रोथ, तने को चौड़ाई में ग्रो करने में, सेकेंडरी ग्रोथ में, और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, और पौधे के किसी अन्य भाग से तने निकलने लगते हैं, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस को समाप्त करता है और लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स जो रुक गए थे पौधे में वे फिर से चलने लगते हैं, जिससे पत्तियां देर से मुरझाती हैं। पत्तियों को ताजे नए मिनरल्स मिलते रहते हैं और पत्तियां देर से मुरझाती हैं। साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन करता है टिश्यू कल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले इसके फंक्शन याद करना। वो साइटोकाइनिन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन ये है, इथाइलिन। अगर एग्जामिनर ने यहां से सवाल नहीं बनाया तो नालायक है। इथाइलिन से सवाल आता है। इथाइलिन इज ए सिंपल गैसियस हार्मोन, ये गैस से बना हुआ हार्मोन है, वोलाटाइल है, C2H4 एक हाइड्रोकार्बन है। इथाइलिन एक गैस से बना हार्मोन है, हवा में ऐसे उड़ता है, वोलाटाइल है, और ये हाइड्रोकार्बन C2H4 है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट, ये अधिक मात्रा में कहां बनता है? बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, जो पौधे के टिश्यू सूख रहे हैं, जो टिश्यू पौधे के वो टिश्यू जो मैच्योर हैं, जो सूखने जा रहे हैं, जो सेनेस होने जा रहे हैं, मैच्योर होकर सूखने जा रहे हैं, वहां पे इथाइलिन ज्यादा बनता है और पके हुए फलों से भी निकलता है। इथाइलिन पौधे के कौन से भाग अधिक बनाते हैं? वो भाग जो मैच्योर हैं, जो सूखने जा रहे हैं, मैच्योर हो चुके हैं, सेनेस होने जा रहे हैं, और पके हुए फलों से भी निकलता है इथाइलिन। इथाइलिन निकलता भी पके हुए फलों से है
और फलों को पकाता भी है, फलों को पकाता भी है, दोनों काम करता है। पके हुए फलों से निकलता भी है और फलों को पकाता भी है। फंक्शन इसके बहुत ज्यादा हैं। इसके पहले फंक्शन देखो, पहला, ये जो डाइकॉट पौधों के डाइकॉट नन्हे पौधे, जो डाइकॉट सीडलिंग है, जो डाइकॉट पौधे नन्हे पौधे, उनमें 3 काम करता है। नन्हे डाइकॉट पौधों में ये 3 काम करता है। क्या काम करता है जरा देखो। ये नन्हे डाइकॉट पौधों में 3 काम करता है। ये मान लो ये पौधा है, ये नन्हा डाइकॉट पौधा है, डाइकॉट सीडलिंग है। इसमें ये 3 काम करता है। पहला काम, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, जो तना है वो फूलने लगता है, खास करके जहां पर नोड है, जहां पर नोड है, तने फूलने लगते हैं नोड के पास से। पहला काम हो गया। एपिकल हुक फॉर्मेशन, नहीं, पहला ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। सीडलिंग ऐसे नहीं बढ़ रहा, ज्यादा ऐसे बढ़ने लग जाता है। सीडलिंग लंबाई में ना बढ़ करके चौड़ाई में बढ़ने लगता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है सीडलिंग की, पहली बात। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, जो तना है वो फूलने लगता है, तना फूलने लगता है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। और तीसरा काम, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये क्या है? ये एपिकल हुक, ऊपर एक हुक जैसा बन गया, ऐसे बन गया ना हुक, हुक जैसा बन रहा है एपिकल हुक। तो नन्हे से पौधे ऊपर एक हुक जैसा बन जाता है, इसको एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो 3 काम एक साथ कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तने में सूजन आती, तना फूल जाता है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन। इन तीनों कामों की वजह से इसको कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स हार्मोन। किताबों में मिलता है, इसका नाम पड़ गया ट्रिपल रिस्पॉन्स हार्मोन। ये 3 काम एक साथ कर रहा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। 3 काम एक साथ करने की वजह से इसका नाम पड़ गया ट्रिपल रिस्पॉन्स हार्मोन। प्रमोट सेनेशन एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन। ये बुढ़ापा जल्दी लाता है, पौधा जल्दी मैच्योर हो जाता है और समय से पहले पत्तियां, फूल, फल गिर जाते हैं। समय से पहले लीफ और फ्रूट फॉल, इसको एब्सिशन कहते हैं। एब्सिशन क्या है? समय से पहले पत्तियों, फूलों और फलों का गिर जाना, इसे एब्सिशन कहते हैं। तो ये सेनेसेंस को, बुढ़ापे को प्रमोट कर रहा है। बुढ़ापे को डिले तो कर रहा है, जिब्रालिन और साइटोकाइनिन डिले करते हैं, देर से आता बुढ़ापा, ये बुढ़ापे को जल्दी ला रहा है। ये प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस को, और एब्सिशन को भी प्रमोट कर रहा है। समय से पहले पत्तियां, फूल, फल का गिर जाना एब्सिशन कहलाता है। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फलों को बहुत तेजी से पकाता है, फलों को पकाने में काफी प्रभावशाली है। ये हार्मोन फलों को पकाने में बहुत ही प्रभावी है। एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जब फल पकने लग जाते हैं तो उनमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। जब फल पकने लगते हैं इथाइलिन के कारण, तो उनमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक कहते हैं। एनसीईआरटी ने स्पेलिंग गलत लिखी है, अभी भी क्लाइमेट्रिक होता है, क्लाइमेट्रिक लिख दिया, हमने भी टिक ही लिखा है, क्लाइमेट्रिक होता है। आर गैप हो गया टी और आई के बीच में, लेकिन एनसीईआरटी ने जो लिखा वही लिखो। ये जब फल पकने लग जाते हैं तो इथाइलिन क्या करता है, उनमें श्वसन की दर, रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देता है। इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। नॉर्मली सीड और बड डोरमेंसी को समाप्त करता है जिब्रालिन। जिब्रालिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, तुम जानते हो, और एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। दोनों एंटागोनिस्टिक है। जिब्रालिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है एक एंजाइम की मदद से, अल्फा अमाइलेज, और एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीनट सीड की, मूंगफली के बीज की, तो वहां पे जिब्रालिन का रोल नहीं है। मूंगफली के बीजों में खास करके इथाइलिन काम करता है। क्या करता है? ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी
ये सीड और बड डॉर्मेंसी को तोड़ देता है। जो सीड्स और बड सो रहे थे उन्हें जगा देता है और जर्मिनेशन को शुरू कराता है, इनिशिएट जर्मिनेशन। लेकिन सारे पौधों में नहीं, सारे पौधों में तो जिब्रेलिन ये सब काम करता है। केवल कौन से पौधे में? पीनट सीड में, मूंगफली के बीजों में। तो मूंगफली के बीजों में खास करके इथाइलिन इस्तेमाल होता है, बाकी बीजों में जर्मिनेशन को प्रमोट करता है जिब्रेलिन। लेकिन मूंगफली के बीजों में ये सीड और बड डॉर्मेंसी को दूर कर देता है। जो बीज सो रहे थे, जो बर्ड्स सो रही थी, डॉर्मेंट थी, उनको जगा देता है और जर्मिनेशन को इनिशिएट से यानी शुरू करता है। किसमें? पीनट सीड्स में, मूंगफली में। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, लोग घर में आलू रखे रहते हैं, उनमें से पेड़ निकलने लगते हैं, उसे स्प्राउटिंग कहते हैं। तो अगर तुम्हें अपने आलू में पेड़ निकालना है तो इथाइलिन का छिड़काव कर दो, तुम्हारे आलू से पेड़ निकलने लगेंगे, समय आने से पहले निकाल देगा वो। प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पीटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। इसको जरा समझना। देखो, चावल की जब खेती होती है तो पानी भर दिया जाता है खेतों में, देखा ही होगा, सभी ने देखा होगा। चावल के खेतों में पानी भरा जाता है। कभी कभी देखोगे चावल के वो पौधे जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, काफी पानी में नीचे हैं, डीप वाटर है, उसमें इथाइलिन करता है काम बहुत बढ़िया। वो तनों के और पीटियोल की लंबाई को बढ़ा देता है, तो चावल के पौधे पानी के ऊपर निकल आते हैं। अगर ज्यादा देर तक चावल के पौधे पानी में डूबे रहे तो मर जाएंगे। वो हाइड्रोफाइट थोड़ी ना चावल का पौधा, चावल का पौधा कोई पानी वाला पौधा थोड़ी ना है। तो इथाइलिन के छिड़कने से वो चावल के पौधे जो पानी में डूबे हुए नीचे हैं, डीप वाटर में हैं, उनके स्टेम की लंबाई को और उनके पीटियोल की लंबाई को ये इथाइलिन बढ़ा देता है और वो पौधे पानी के ऊपर आ जाते हैं, पानी के ऊपर। आमतौर पे इंटरनोड की लंबाई जिब्रेलिन बढ़ाता है, लेकिन चावल के इंटरनोड की लंबाई इथाइलिन बढ़ाता है। ध्यान रखना वहां पे, आमतौर इंटरनोड की लंबाई कौन बढ़ा रहा है? हार्मोन जिब्रेलिन बढ़ा रहा है, लेकिन चावल के इथाइलिन बढ़ाएगा। तो प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पीटियोल इलॉन्गेशन, ये तेजी से चावल के तनों के इंटरनोड को और पत्तियों के पीटियोल को लंबा करता है। कौन से चावल के पौधों में? इन डीप वाटर राइस प्लांट, जो पानी में डूबे हुए हैं। ज्यादा समय तक चावल के पौधे पानी में डूबे रहे तो मर जाएंगे। ऑल्सो प्रमोट, ये हो गया। चलो इतना देखो, मैं इतना पहले याद करो। इथाइलिन एक ट्रिपल रिस्पॉन्स हार्मोन है, तीन काम एक साथ करता है। कौन से पौधे में? डाइकॉट सीडलिंग में। जो नन्हे नन्हे डाइकॉट पौधे, उसमें क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तनों को फुला देगा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन, ऊपर का हिस्से से मुड़ गया हुक जैसा। तीन काम एक साथ कर रहा है, इसके लिए नाम पड़ गया इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स हार्मोन। ये बुढ़ापे को जल्दी लाता है और समय से पहले पत्तियां, फूल और फल गिर जाते हैं। एब्सिशन करता है प्लांट ऑर्गन्स का, जल्दी गिर जाते हैं पौधे ये और प्लांट ऑर्गन्स पौधे से। ये बहुत ही प्रभावशाली हार्मोन है इथाइलिन फलों को पकाने में। जिस समय फल पकते हैं उनमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं। ये सीड और बड डॉर्मेंसी को तोड़ता है केवल पीनट सीड में, केवल पीनट सीड, बाकी बीजों में तो जिब्रेलिन करता है सब। ये बीजों को और बर्ड्स को जगा देता है जो सो रहे थे, डॉर्मेंट थे, और मूंगफली के बीजों में जर्मिनेशन शुरू करता है। बाकी बीजों में जिब्रेलिन, मूंगफली के बीजों में जर्मिनेशन को प्रमोट करता है इथाइलिन। ये पोटैटो ट्यूबर से, आलू है उसमें से पेड़ निकल आते हैं, इथाइलिन को छिड़क दो। रैपिड प्रमोशन, ये बहुत तेजी से चावल के तनों के इंटरनोड और पत्तियों के पीटियोल को लंबा करता है। कौन से चावल के पौधे? जो डीप वाटर है, पानी में डूबे हुए हैं। ऐसा करने से क्या होगा? वो पौधे हवा में आ जाएंगे और बढ़िया से जिंदा रहेंगे, वरना देर तक पानी में डूबे रहे तो मर जाएंगे। ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये आ चुका है क्वेश्चन 2023 में। रूट की ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। जितने बढ़िया से रूट्स ग्रो होंगी, जितने ज्यादा रूट हेयर्स बनेंगे, जितने ज्यादा बढ़िया से रूट ग्रो करेंगी, जितने ज्यादा रूट हेयर बनेंगे, उतना ही बढ़िया से पौधा पानी से, उतना ही बढ़िया से पौधा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा रूट्स बन रही बढ़िया से, उनमें जितने ज्यादा रूट हेयर्स बन रहे हैं, इथाइलिन रूट हेयर बढ़ा देगा। रूट हेयर बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ेगा,
तो पानी और मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, पौधा करेगा। तो इसमें आ गया ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ये रूट की ग्रोथ को और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, thus हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्टिव सरफेस। ज्यादा रूट हेयर बन जाने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, पौधा अच्छे से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये ऑक्सिन के साथ मिल करके पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता। ऑक्सिन में भी लिखा है, जाके देखना। तुम्हारे अनानास के पौधों में फूल नहीं आ रहे तो या तो तुम ऑक्सिन का छिड़काव कर दो या इथाइलिन का। दोनों अनानास के पौधों में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, चाहे वो ऑक्सिन हो चाहे वो इथाइलिन हो। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, तुम्हारे आम के पौधे में फूल नहीं आ रहे तो इथाइलिन के छिड़काव से काम हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा खेती में इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है इथाइलिन। फिर से याद करो, ये रूट की ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। जितने ज्यादा रूट हेयर बनेंगे सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाएगा, बढ़िया से जड़े वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी। ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, शुरू करता है, जैसे ऑक्सिन भी यही करता है। और ये मैंगो में भी फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। आम के पौधे में बौर नहीं आ रही, बौर नहीं आ रही तो इथाइलिन का छिड़काव कराओ, बौर आ जाएगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन एग्रीकल्चर। हमारी खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है इथाइलिन। चलो, मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन। अब इथाइलिन हार्मोन हम लोग इकट्ठा तो कर नहीं सकते उसको, वो तो गैस है। अरे भैया, इथाइलिन हार्मोन पौधों से निकलता है, पौधे के मैच्योर भागों से निकलता है और फलों से निकलता है, उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो इथाइलिन छोड़े। कुछ ऐसे पदार्थ हमारे पास हैं जो इथाइलिन को रिलीज करते हैं। कार्बाइड, एर्बाइड देखा हो? कार्बाइड सुना होगा? कार्बाइड रखते नहीं, आम को पकाना होता, कार्बाइड में रख दो। गांवों में हम लोग करते थे ऐसा। हम गांव में तो नहीं रहे, लेकिन मेरी मौसी का गांव था उन्नाव में, वहां हम लोग छुट्टियों में जाते थे और एक महीना रहते थे। तो वहां पर ये कार्बाइड, एर्बाइड मैंने देखा था। फलों की दुकानों पर भी होता है। तो मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज द सोर्स ऑफ इथाइलिन, एक ऐसा कंपाउंड जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और जिसके अंदर से निकलती इथाइलिन। इसका इस्तेमाल करते हैं किसान खेतों में। इसको इथेफोन कहते हैं। इथोफोन वो पदार्थ होते हैं जो इथाइलिन को रिलीज करते हैं। तुम्हें इथाइलिन ही तो चाहिए, फलों को पकाना तो क्या चाहिए? इथाइलिन। इथाइलिन गैस है, इसको सिलेंडर में थोड़ी ना ले जाओगे। तो एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो इथाइलिन को छोड़े। तो इथाइलिन को छोड़ने वाले पदार्थ कहलाते हैं इथेफोन। इथेफोन इज रेडली एब्जॉर्ब। इथेफोन करते क्या है? इसको पानी में घोलते हैं। कार्बाइड को तो हम लोग ऐसे ही रख देते थे, लेकिन जो इथेफोन होते हैं इसको पानी में घोल लिया जाता है, जड़े से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये एब्जॉर्ब होकर पौधे के अंदर आ जाता है। इथेफोन इज रेडली एब्जॉर्ब, ये तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी में घोल के डाल दिया पेड़ों की जड़ों के पास, जड़ों ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, और ये ऊपर आता है तनों से होता हुआ ऊपर, एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली, और ये पौधे के अंदर धीरे धीरे इथाइलिन को छोड़ता है। पौधे के अंदर धीरे धीरे इथाइलिन को छोड़ता है। इथेफोन हैसेंस फ्रूट राइपनिंग, ये फलों को पकाता है। खास करके यहां पे एनसीईआरटी ने दिया है टोमेटोज एंड एप्पल। पार्थेनोकार्पी में भी टोमेटोज लिखा है ऑक्सिन में। जो एनसीईआरटी ने लिखा उसको तो जरूर याद कर लेना। ये हैसेंस का मतलब बढ़ा देता है, फ्रूट राइपनिंग को जल्दी कर देता है, फलों को जल्दी पका देता है। कौन से फलों को? पोटैटोज एंड टोमेटोज एंड एप्पल, टमाटर और एप्पल्स को, बहुत सारे फलों को पकाता है। एनसीईआरटी ने ये दो लिखे। इथेफोन एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये समय से पहले फ्लावर्स और फ्रूट को गिरा देता है। एक्सेलरेट का मतलब बढ़ा देता है। इथेफोन की वजह से, इथेफोन रिलीज करता है इथाइलिन, इथाइलिन की वजह से फूल और फल समय से पहले गिर जाते हैं। समय से पहले गिरना एब्सिशन है। क्या ये?
समय से पहले पत्तियों का, फूलों का, फलों का नीचे गिर जाना, पेड़ से गिर जाना एब्सिशन है, उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, इन फलों को पतला कर देता है। कॉटन के फलों को चेरी के फलों, और वॉलनट कहते हैं अखरोट। अखरोट कौन सा पसंद करोगे? पतले छिलके वाला, दांत में लगाने से ऐसे, अखरोट तो हम ऐसे हाथ से दबा के तोड़ देते हैं। पतले छिलके वाले अखरोट पसंद करते हैं लोग, महंगे बिकते हैं। तो इथाइलिन की वजह से फलों के छिलके पतले हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से फल? कॉटन, चेरी और वॉलनट्स, ये याद कर लेना। प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, कुकुम्बर कहते हैं खीरे, खीरे में फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ा देता है, जिससे कि पैदावार बढ़ जाती है, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। अरे खीरे के पौधे में दोनों तरह के फूल होते हैं, मेल फ्लावर्स भी होते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी, लेकिन खीरा तो फीमेल फ्लावर से बनेगा, उसकी ओवरी से, तो फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाएगा। जितने ज्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे उतनी ज्यादा ओवरी होंगी, ओवरी से बन जाएंगे उतने ज्यादा खीरे, तो फसल की पैदावार को बढ़ाता है। इसको पहले जरा ठीक से एक बार सारा पढ़ डालो। ये डाइकॉट सीडलिंग में 3 काम एक साथ कर रहा है। कौन से 3 काम एक साथ? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये सेनेसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करता है, जल्दी बुढ़ापा आएगा, समय से पहले पत्ती, फूल और फल गिर जाते हैं, एब्सिशन। ये फलों को पकाने में मदद करता है। जिस समय फल पकते हैं तो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक कहते हैं। ये मूंगफली के बीजों में सीड्स और बड डोरमेंसी को तोड़ता है और उसमें जर्मिनेशन शुरू कराता है। सीड जर्मिनेशन का तो मेन हार्मोन तो जिब्रेलिन ही है, लेकिन मूंगफली के बीजों में जर्मिनेशन कौन करा रहा है? डोरमेंसी को तोड़ के, सुप्तावस्था को तोड़ करके जर्मिनेशन शुरू कराता है इथाइलिन। इथाइलिन आलू के पौधों में स्प्राउटिंग करा देता है। आलू में, आलू रख लो घर में, उसमें से पेड़ निकलने लगते हैं। ये चावल के वो पौधे जो गहरे पानी में डूबे हुए हैं, उनके इंटरनोड और पीटियोल को लंबा करके चावल के पौधों को ऊपर ले आता है पानी के। ये इसमें लिखा नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पानी, ये चावल के पौधे ऊपर आ जाते हैं। ये रूट की ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। रूट हेयर जितने ज्यादा होंगे तो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जड़ें अच्छे से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। वो पदार्थ जो इथाइलिन गैस को रिलीज करते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस जो इथाइलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, उन्हें इथेफॉन कहते हैं। ये रेडली सॉल्युबल है, ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जड़ें इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये तेजी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इथेफॉन इज रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट। ये पौधे में ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे क्या छोड़ते हैं? ये धीरे धीरे इथाइलिन को स्लोली रिलीज करते हैं। इथेफॉन फ्रूट राइपनिंग, टोमेटो और एप्पल्स के फलों को जल्दी पकाते हैं, ये इनको हैसन कर देते हैं, फलों को जल्दी पकाते हैं, हैसन्स फ्रूट राइपनिंग। इथेफॉन एब्सिशन को, फ्लावर्स और फ्रूट के एब्सिशन को प्रमोट करते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। समय से पहले फ्लावर्स और फ्रूट पौधे से गिर जाते हैं, ये कॉटन, चेरी, वॉलनट को पतला कर देते हैं। अरे अखरोट के छिलके जब पतले होंगे तो ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, अखरोट बहुत आसानी से टूट जाए। कुकुम्बर में यानी खीरे में फीमेल फ्लावर्स को बढ़ा देते हैं। अब आता है एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। इथाइलिन दोनों है, इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है, लेकिन एब्सिसिक एसिड केवल ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। ये एब्सिशन और डोरमेंसी के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन एब्सिशन और डोरमेंसी कराता है? मेन हार्मोन यही है, और भी हार्मोन करते हैं, इथाइलिन भी करता है, लेकिन मेन हार्मोन जो एब्सिशन और डोरमेंसी के लिए जिम्मेदार है वो एब्सिसिक एसिड है। एब्सिशन का मतलब जान रहे हो? समय से पहले पत्तियों को, फूलों को, फलों को पेड़ से गिरा देना एब्सिशन है। एब्सिशन की वजह से ही नाम इसका क्या पड़ गया? एब्सिसिक एसिड। ये बीजों के अंदर होता है, बीज सो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं करते हैं। ये सोते हुए बीजों के अंदर अधिक मात्रा में होता है।
और उनको जर्मिनेट नहीं करने देता जब तक कि एडवर्स कंडीशन है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये वहां से हट जाता है और सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। तो एक तरह से बीजों को बचा भी रहा है, एडवर्स कंडीशन में बीजों को सुला देता है, डोरमेंसी में ले आता है। अरे मिट्टी में इधर ध्यान दो, मिट्टी में पानी नहीं है तो इस बीज के अंदर खूब सारा एब्सिसिक एसिड बन गया, तनाव है, एडवर्स कंडीशन है, पानी तो है नहीं, तो बीजों में के अंदर ढेर सारा एब्सिसिक एसिड आ जाता है। ये बीजों को जर्मिनेट नहीं करने देता, क्योंकि अगर बीज जर्मिनेट कर गया तो सूखी मिट्टी में पौधा चलेगा कैसे। तो ये बीजों को सुला के बीजों का भला कर रहा है। जब पौधा तनाव में होता तब ये निकलता है हार्मोन और पौधे को तनाव से बचाता है। कैसे बचा रहा बीजों को, उसको जर्मिनेट करने नहीं दे रहा। ये करता क्या है, ये एब्सिशन करता है, ढेर सारी पत्तियों को नीचे गिरा देगा। पत्तियां ज्यादा पौधे की अगर गिर गई तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, पौधा बच जाएगा क्योंकि पानी नहीं है मिट्टी में, कम है। तो एक तरीके से पौधे को बचाता है तनाव में। तो एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। इसका मेन काम दो है, एब्सिशन और डोरमेंसी। एब्सिशन की वजह से नाम ही पड़ गया एब्सिसिक एसिड। ये बीजों को, सीड्स और बड्स को, बीजों और कलिकाओं को सुला देता है, इसे डोरमेंसी कहते हैं। फंक्शन क्या है, एबीए एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये एक जनरल, एक समान प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। और ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देता है, इनहिबिट कर देता है। एबीए एब्सिसिक एसिड एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है। एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। जिब्रेलिंस सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्टिक। लेकिन मूंगफली के बीजों में इथाइलिन सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, वहां अलग है। एबीए स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब मिट्टी में पानी नहीं है तो ये स्टोमेटा को आंशिक रूप से बंद कर देता। बहुत सारे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा के बंद हो जाने से ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा और पौधा बच जाएगा क्योंकि मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं है। तो ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। ये तमाम तरह के तनाव में पौधे की टॉलरेंस को बढ़ाता है। पौधा इस हार्मोन की वजह से तनाव को बर्दाश्त कर लेता है। जब पौधा तनाव में होता है तो ये हार्मोन ज्यादा बनता है और ये हार्मोन पौधे को बचाता है। तनाव से, तनाव के दौरान पैदा भी होता है और एडवर्स कंडीशन या तनाव से बचाता भी है। तो एब्सिसिक एसिड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। ये तमाम तरह के स्ट्रेस को पौधों को तमाम तरह के तनाव से बचने की ताकत देता है। तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एबीए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। ये सीड जर्मिनेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये सीड डेवलपमेंट है। ये पौधे में बीज नहीं बन रहे तो बीज बनने लगेंगे। जर्मिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, जर्मिनेशन तो जिब्रेलिन का काम है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, बीजों के बनने में, पौधे में बीज बनने लगते हैं। मैच्योरेशन, बीजों के मैच्योरेशन और बीजों को सुला देता है डोरमेंसी में। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी इंड्यूस करने पे क्या होगा, एबीए हेल्प्स सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन। एबीए एब्सिसिक एसिड बीज की मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है, सूखने से बचा रहा है। विदस्टैंड डेसिकेशन मतलब अगर उस बीज से पौधा तैयार हो गया तो वो सूख जाएगा क्योंकि मिट्टी में पानी है ही नहीं। तो ये बीजों को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा और किससे बचा रहा है, पौधे को सूखने से बचा रहा है। क्योंकि पौधा अगर बीज अगर जर्मिनेट कर गया तो मिट्टी में पानी है ही नहीं तो पौधा चलेगा ही नहीं।
पौधा सूख जाएगा। तो बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ये बीजों में डोरमेंसी यानी बीजों को सुला देता है। एबीए हेल्प्स इट, सुला करके बीज की मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है? टू विदस्टैंड डेसिकेशन। बट बीजों से अगर पौधा निकल आएगा तो वो सूख जाएगा, तो बीजों को जर्मिनेट ही नहीं होने दे रहा। एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, और दूसरे फैक्टर से भी बचाता है जो ग्रोथ के लिए सही नहीं है, ग्रोथ के अनुकूल नहीं है। तो एबीए कब सिक्रीट होता है? जब कंडीशंस बहुत खराब है, जमीन में पानी नहीं है मान लो, तो एबीए ज्यादा बनने लगेगा। ये करेगा क्या? ये बीजों को सुला देगा। जब बीज सो जाएंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो बीज बच जाएंगे। अगर बीज जर्मिनेट करके पौधा निकल आया तो मर जाएगा पौधा। तो एबीए उसे जर्मिनेट ना कर, बीजों को जर्मिनेट होने से रोक रहा है और बीजों को बचा रहा है। जैसे ही बारिश हुई, फेवरेबल कंडीशन आई, वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। अभी सो रहे थे एब्सिसिक एसिड की वजह से, तो जब फेवरेबल कंडीशन आती तो एब्सिसिक एसिड बीजों से कम हो जाता है और बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। एंड अदर्स फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, वो सारे फैक्टर जो ग्रोथ के अनुकूल नहीं है उनसे भी बचाता है ये। एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। एबीए जिब्रेलिन्स का उल्टा काम करता है। क्या उल्टा काम करता है? जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन्स प्रमोट सीड जर्मिनेशन, वाइल एब्सिसिक एसिड यानी एबीए इनहिबिट्स इट। जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं और एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करते हैं। दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक है। ऑक्सिन्स आर सिनर्जिस्टिक टू साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, तो ये सिनर्जिस्टिक हैं। बोथ ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सिनर्जिस्टिक है। तो एब्सिसिक एसिड फिर से याद कर लो फाइनल। एब्सिसिक एसिड एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है। ये सीड जर्मिनेशन को रोक देता है, पौधे के स्टोमेटा को आंशिक रूप से बंद कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, और जमीन में पानी चूंकि कम है इसलिए पौधा बच जाएगा। तो ये पौधे की टॉलरेंस को बढ़ाता है। जब पौधा तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो पौधे को ये बचाता है। कैसे बचाता है? ना ये बीजों को जर्मिनेट करने देगा, ज्यादा पत्तियां हैं तो पत्तियों को नीचे गिरा देता है, पत्तियां नीचे गिर जाएंगी, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। स्टोमेटा को बंद कर दे रहा है, बहुत सारे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। कुछ स्टोमेटा खुले रहेंगे, कुछ बंद है। तो एबीए पौधों के तनाव में पौधे की मदद करता है, तनाव से बचाता है, स्ट्रेस हार्मोन है। एबीए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीजों को बनाने में, सीड डेवलपमेंट में, उनके मैचुरेशन में और बीजों को सुलाने में यानी डोरमेंसी में। ये डोरमेंसी में यानी बीजों को सुला देता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? जब बीज सो जाएंगे, चूंकि जमीन में पानी है नहीं, तो बीज सूखने से बच जाएंगे। बीजों से जो पौधे निकल आए वो सूखने से बच जाएंगे, तो बीज जर्मिनेट ही नहीं करते हैं, सोते रहते हैं एब्सिसिक एसिड की वजह से। और बाकी फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, बीजों और पौधों के लिए वो सारे फैक्टर जो ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उस समय ये ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है और पौधों और बीजों को बचाता है। एबीए जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम करता है, एंटागोनिस्टिक है। जिब्रेलिन्स सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। ऑक्सिन साइटोकाइनेंस ये सिनर्जिस्टिक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मिल करके एक साथ प्रमोट करते हैं। कर ले जाओगे? अब याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थोड़ा समझने के बाद याद करना इजी पड़ जाता है, देर तक दिमाग में बना रहेगा। तो आज से जाकर के एनिमल हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहां पे सब बहुत याद करना है। इनको याद करना चालू कर देना।